ये कहानी है सुशीला बहन और उनकी 5 बहुओं की। प्रीतमपुर गांव में एक मशहूर और प्रतिष्ठित महिला थी जिनका नाम था सुशीला बहन। उनके 5 बेटे थे और सभी बेटों की शादी हो चुकी थी। 5 बहुएं सुमन, राधा, कविता, सुषमा और पूनम एक ही घर में रहती थीं। हालांकि घर में अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे। बहुओं के झगड़े की मुख्य वजह थी तिजोरी में रखे गहने। सभी बहुएं चाहती थीं कि वे गहने उन्हें मिले, लेकिन सुशीला बहन ने अभी तक तय नहीं किया था कि गहने किसे देने हैं। तुम सबको हमेशा तिजोरी के गहनों की चिंता रहती है। मैं तुमसे कह रही हूँ, ये गहने मुझे ही मिलेंगे। देखो भाभी, इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम हमसे बड़ी हो इसलिए गहने तुम्हें मिलेंगे। माँ जी खुद तय करेंगी कि गहने किसे मिलेंगे। हो सकता है माँ जी गहने मुझे दे दे, क्योंकि मैं माँ जी की बहुत देखभाल करती हूँ। आप दोनों अपना समय बर्बाद कर रही हो। माँ जी जानती है कि घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, इसलिए गहने मुझे ही मिलेंगे। अरे तो क्या मैं पागल हूँ जो रोजाना माँ जी के कमरे की धूल मिट्टी झाड़ती हूँ? माँ जी मुझे रोज काम करते देखती हैं। देखना तिजोरी के गहने मेरे ही हाथों में सौंपेंगी माँ जी। रहने दो सुषमा भाभी, माँ जी के गहनों पर मेरा हक है। मैं उनकी सबसे छोटी और लाडली बहू जो ठहरी। आप सब गहनों का ख्याल मन से निकाल दो। सभी बहुओं ने भी अपनी अपनी बातें रखनी शुरू कर दी। इस तरह तिजोरी के गहनों को लेकर आए दिन बहुओं में मनमुटाव और झगड़े होते रहते थे। सुशीला बहन ने महसूस किया कि इन झगड़ों से परिवार की शांति भंग हो रही है। अगर जल्दी ही बहुओं के झगड़े रोके नहीं गए तो ये झगड़े बड़े गृह कलेश की वजह बन सकते हैं। इसलिए सुशीला बहन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। राधा, जब मैंने बोल दिया था कि माँ जी के लिए दलिया मैं बनाऊंगी तो तुमने कैसे बना दिया? मैं सब जानती हूँ। राधा, तुम जानबूझकर मेरे काम में टांग अड़ाती हो ताकि माँ जी तिजोरी के गहने मुझे देने का विचार मन से निकाल दे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये दलिया तुम माँ जी को नहीं दोगी। माँ जी को मैं अपने हाथों का बना हुआ दलिया दूंगी। दलिया तो माँ जी मेरे हाथों का ही बना हुआ खाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसको जो करना है कर ले। एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई। सुमन और राधा की लड़ाई के बीच में बाकी 3 बहुएं भी शामिल हो गईं और सब अपनी अपनी बातों को लेकर फिर से झगड़ने लगी। अब बात बहुओं से लेकर बेटों तक पहुंच रही थी। अब हद पार हो चुकी थी। इसलिए सुशीला बहन ने जल्दी ही इस समस्या का कोई समाधान ढूंढने की कोशिश की। देख छोटे, पहले अपनी पत्नी को समझा। सुमन कुछ भी नहीं कहती है। कितनी बार तो मैंने देखा है भाभी को, वो जानबूझकर वही चीजें बनाती है जो राधा बना रही होती है। आप फिजूल ही मेरे ऊपर क्यों बरस रहे हो? लड़ाई करने का इरादा है क्या? बोल, बहस करनी है तो कर लेते हैं, हो जाएगा फैसला। मैं तो बिल्कुल खेत पर नहीं जाने वाला। हाँ, हिस्सा लेकर आराम से जरूर बैठ जाऊंगा। ऐसे कैसे? ये लो, मेहनत हम करें और रोटियां आप तोड़े हैं। बिल्कुल, आप काम पर नहीं जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो काम करेगा उसे ही खर्चा मिलेगा, बता रहे। लगता है तुम सब अपने बड़े भाई के साथ तमीज से बात करना भूल गए हो। ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा कोई तूफान ले आए। तूफान तो अब आ चुका भैया, हम इस तूफान से डरते नहीं है। सुशीला बहन देखती रही कि उसका हंसता खेलता परिवार, जिसे उसने अपनी मेहनत और प्यार से सींचकर भरा पूरा परिवार बनाया था, आज उसी परिवार में रिश्तों में दरार आनी शुरू हो रही है। मुझे कुछ तो करना ही होगा ताकि मेरा परिवार टूटने से बच जाए, उन सब में एकता बनी रहे। मुझे ऐसा ही कोई कदम उठाना होगा। मैं जानती हूँ मेरी बहुएं तिजोरी के गहनों की वजह से लड़ रही हैं। अब इनके बीच की कड़वाहट तभी दूर होगी जब मैं इन्हें तिजोरी का सच बताऊंगी। लगता है वो समय आ गया है जब मुझे अपनी 5 बहुओं को तिजोरी का सच बताना होगा। सुशीला देवी ने एक शाम अपनी 5 बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, मैं जानती हूँ तुम सब तिजोरी में रखे हुए गहनों के लिए रोजाना लड़ाई करती हो, पर मैं तुम्हें ये सच बताना चाहती हूँ कि तिजोरी में कोई गहने नहीं है। तुम सबको गलत फहमी है। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे सामने है। अगर तुम सबको मुझ पर विश्वास नहीं तो ये लो, ये रही तिजोरी की चाबी, तुम उसे खोलकर देख सकती हो। सुमन जैसे ही हाथ में तिजोरी की चाबी लेने लगती है, 5 भाई आ जाते हैं। सुमन, माँ सच कह रही है। तिजोरी में सचमुच कोई गहने नहीं है। अगर होते तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता। तिजोरी खोलने का कोई फायदा नहीं। सुमन चाबी वापस अपनी सास को लौटा देती है। जब तिजोरी में कुछ है ही नहीं तो उसे खोलकर देखने से क्या फायदा? 5 बहुएं मुंह लटकाकर अपने अपने काम में लग गई। अब जब उनके पास लड़ने की कोई वजह ही नहीं थी तो उन्होंने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। उसी रात गांव में तूफान और तेज बारिश ने दस्तक दे दी, और ऐसी बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी वजह से गांव के बहुत से गरीब घरों में चूल्हा तक नहीं जला। सुशीला देवी का परिवार गांव के संपन्न परिवारों में से एक था। सुशीला देवी ने जब गांव के गरीब किसानों के परिवारों को भूख से व्याकुल देखा तो उनसे रहा नहीं गया। सुशीला बहन, घर में चूल्हा नहीं जल रहा। बारिश की वजह से सारे पेड़ गीले हो गए, जिनकी वजह से लकड़ियां गीली हैं और चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल है।
मेरे जैसे बहुत से गरीब मजदूरों के घर कितने दिन से चूल्हा नहीं जला। बच्चे भी पेट की बीमारी से जूझ रहे हैं। सब्जियां और फसल सारी खराब हो गई। मैं समझ सकती हूँ भीखू, चिंता मत करो। अगर कच्चा अनाज और सब्जियां तुम सबके काम नहीं आ सकते तो हम तुम्हें पका हुआ हल्का और पौष्टिक खाना देने की कोशिश करेंगे। पर समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है जो गांव के सभी लोगों के लिए पोषक तत्वों से भरा हो। सुशीला देवी कुछ देर सोचने लगी। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना हम खिचड़ी बनाकर तैयार करें। खिचड़ी पौष्टिक होने के साथ साथ सेहत के लिए भी अच्छी है। हम अगले कुछ दिनों तक अगर गांव में खिचड़ी बनाकर बांटे तो कैसा रहेगा। इससे सबका पेट भी भरेगा और दाल और चावल से शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि बारिश और बाढ़ की वजह से अगले कुछ दिनों तक सब्जियां तो अच्छी मिलने से रही। हाँ माँ, दाल और चावल की तो हमारे यहाँ कमी नहीं है, भंडार घर में रखा हुआ है। तो ठीक है, फिर मैं ये काम पांचों बहुओं को पकड़ा देती हूँ। सुमन बहू, एक काम करो, तुम सब मिलकर खिचड़ी तैयार करो, ढेर सारी खिचड़ी जो हम गांव में हर घर में बांटेंगे। अगले कुछ दिनों तक जब तक बारिश नहीं रुकती, तरह तरह की खिचड़ी बनाकर ही गांव में उस हर घर में बांटी जाएगी जहां खाना बनाने की दिक्कत है, ताकि सबका पेट भी भर जाए और उन्हें पेट की कोई बीमारी भी ना हो। गांव वालों को हल्का भोजन प्राप्त होता रहे। ठीक है माँ जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। चलो हम सब खिचड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। सुशीला देवी देखती हैं कि उसकी बहुओं के मन में तिजोरी के गहनों की बात को लेकर कोई मनमुटाव नहीं था। उसकी पांचों बहुएं एक साथ मिलकर खूब मेहनत से तरह तरह के दाल चावल मिलाकर खिचड़ी तैयार कर रही हैं और वो खिचड़ी गांव में उन सभी घरों में बांटी गई जिनके घर में बच्चे भूख से बिलख रहे थे और काफी दिनों से चूल्हा नहीं जला था। जब गांव के उन घरों में खिचड़ी पहुंचाई गई तो सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। खिचड़ी भी थोड़ी नहीं, बहुत सी मात्रा में। गांव के उन घरों को पता था कि अगर वो भूखे हैं तो उन्हें सुशीला देवी के घर से बनी खिचड़ी मिल जाएगी ताकि उनका पेट भर सके। अगले कुछ दिनों तक जब तक बारिश की वजह से हुए नुकसान के कारण गांव के गरीब घरों में चूल्हा नहीं जला, तब तक सुशीला देवी के घर से खिचड़ी बनाकर उनके घरों में पहुंचाई गई और वो खिचड़ी सुशीला देवी की 5 बहुएं ही तैयार करती थी। कुछ दिनों बाद गांव की हालत में सुधार हो गया। मॉनसून चला गया, बारिश रुक गई और फिर से गांव के घरों की आर्थिक परेशानियां दूर हो गई। सबने सुशीला देवी के परिवार की बहुत प्रशंसा की। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सुशीला देवी के बहू और बेटों को आशीर्वाद दिया, क्योंकि मुसीबत की घड़ी में सुशीला देवी के परिवार ने उनकी बहुत सहायता की थी। जब सब कुछ ठीक हो गया तो एक बार फिर सुशीला देवी ने अपनी 5 बहुओं को अपने पास बुला लिया। सुशीला देवी के हाथ में 5 सोने के हार थे। मैंने उस समय तुम सबसे झूठ कहा था कि तिजोरी में कोई गहने नहीं है, और इस झूठ में मेरे 5 बेटे भी शामिल थे। मैंने अपने बेटों को तो समझा दिया था कि आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं, पर सच कहूँ तो मैं सही समय आने की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं तुम सबकी समझदारी को परखना चाहती थी। जिस तरह तुम सबने एक साथ जुटकर तरह तरह की दालों और चावल के मिश्रण से खिचड़ी तैयार की, उस समय में तुम 5 की एकता और प्यार के मिश्रण को भी महसूस कर रही थी। मैं चाहती हूँ मेरी 5 बहुएं इस खिचड़ी की तरह सदैव मिश्रित रहें और आपस में तुम सबके रिश्ते में कभी भी कोई दरार न आए। हमेशा एक साथ रहना। तुम सबने एक साथ मिलकर निस्वार्थ भावना से गांव वालों की मदद की। तुमने सचमुच बहुत अच्छा कार्य किया, इसलिए ये उपहार मेरी होनहार बहुओं के लिए है। ये लो, ये तिजोरी के ही गहने हैं। मैंने तुम सब में बराबर बराबर बांट दिए हैं। हमेशा खुश रहो और हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहना। अपनी सास का प्यार देखकर 5 बहुओं के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो एक साथ मिलकर अपनी सास के गले लग जाती हैं। पिंकी, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, वरना मुझे देर हो जाएगी। हाँ माँ, बस मैं चोटी बना लूं फिर चलती हूँ। अरे मेरी बिटिया रानी, खुद से चोटी बनाएगी? बना तो लेती हूँ, पर आपके जैसी नहीं बन पाती। शंकरगढ़ नाम के छोटे से कस्बे में सुनीता और उसकी बेटी पिंकी एक कच्चे मकान में रहते थे। सुनीता के पति रमाशंकर ने बड़े ही प्यार से ये छोटा सा घर बनाया था और उसका सपना था कि वो इस घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहे, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। घर जब तक बनकर तैयार हुआ, एक सड़क हादसे में रमाशंकर की जान चली गई। अब सुनीता पर पिंकी को पालने की जिम्मेदारी थी। सुनीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया। सुनीता सुबह जल्दी उठती, खुद तैयार होती और फिर पिंकी को तैयार करती।
पिंकी को स्कूल छोड़ने के बाद वो काम पर चली जाती। सुनीता की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। पिंकी, तैयार हो गई क्या? हाँ माँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी चोटी बनाई है तूने। नहीं माँ, तुम्हारे जैसी चोटी तो कोई नहीं बना सकता, और तुम्हारे जैसे कढ़ी चावल भी कोई नहीं बना सकता। माँ, वैसे कढ़ी चावल कब बनाओगी? कल मैं काम पर नहीं जाऊंगी, तो आज शाम को आते हुए बेसन और दही लेती आऊंगी। कल ही बना दूंगी तेरे लिए कढ़ी चावल। अरे वाह माँ, फिर तो मजा आ जाएगा। अगर कल कढ़ी चावल बनने वाले हैं तो मैं आज शाम को खाना नहीं खाऊंगी। अरे पर क्यों? आज नहीं खाऊंगी तो कल ज्यादा कढ़ी चावल खा पाऊंगी ना। तू पूरी पागल है। अच्छा चल, अब देर हो रही है। शंकरगढ़ से थोड़ी ही दूर एक बड़ा कस्बा था, चंदन नगर, जहाँ एक लेबर चौक था। इस चौक का नाम वहां आने वाले मजदूरों की वजह से ही पड़ा था। सुनीता रोज सुबह वहां पहुंच जाती और वहां उसे हर रोज कोई न कोई काम मिल ही जाता था। सुनीता की कोशिश रहती थी कि वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाए, क्योंकि देर हो जाने पर काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। उस दिन भी उसने एक दिन पहले बनाई गई रोटी और दाल पिंकी के टिफिन में रख दी और खुद खाने का खाली डिब्बा अपने साथ ले आई। पिंकी को लगा कि माँ ने अपने लिए भी दाल रोटी रख ली है। भूखे पेट सुनीता हर आने जाने वाली गाड़ी के पीछे दौड़ती रही, ये सोचकर कि पता नहीं किस गाड़ी में से कोई ठेकेदार निकले और वो उसे काम दे दे। सुनीता, लगता है आज किस्मत में काम नहीं है। जब काम मिल जाता है और पूरा दिन मजदूरी करके घर लौटते हैं तो थकान नहीं होती, क्योंकि हाथ में दिहाड़ी होती है। लेकिन जब काम नहीं मिलता तो कुछ ना करके भी घर जाते हुए बड़ी थकान होती है। हाँ रज्जू, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। अच्छा सुन ना, आज मैंने कुछ नहीं खाया है, तो वो लाला की कढ़ी चावल खाकर देखें क्या? नहीं रज्जू, कमाई कुछ नहीं हुई है, ऊपर से लाला पता नहीं कितने के देगा कढ़ी चावल। चल ना, मुझे पता है तू भी बस खाली डिब्बा लाई है अपने साथ पिंकी को दिखाने के लिए। अच्छा चल, एक प्लेट में से दोनों आधा आधा खा लेंगे, अब तो ठीक है? अच्छा ठीक है। रज्जू सुनीता की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसकी हालत भी सुनीता जैसी ही थी। दोनों ज्यादातर साथ में ही मजदूरी करने जाती थी। रज्जू बहुत बातूनी थी और सुनीता बहुत शांत। दोनों लाला की दुकान पहुंची तो रज्जू ने वहां काम करने वाले एक आदमी से पूछा, क्यों भैया, कढ़ी चावल है क्या? हाँ है। कितने के दिए? 100 रुपए। 100 रुपए की 2 प्लेट? ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? ऐसा करो, एक ही प्लेट लगा दो। ओ महारानी, 2 प्लेट नहीं, 1 प्लेट है 100 रुपए की। हैं? अरे पागल है क्या तू? 100 रुपए की कढ़ी चावल? कढ़ी में क्या सोना घिस के डाला है तूने? मेरा टाइम खराब मत कर, खाना है तो पहले पैसे दे, वरना आगे बढ़। चल न रज्जू, मैंने कहा तो था तुझसे, यहाँ खाना बहुत महंगा है। अरे तू रुक, अब तो बात इज्जत पर आ गई है। ओए, तूने हमें क्या एरा गैरा समझा है क्या? जा, एक हाफ प्लेट ले आ। हाँ, हाफ प्लेट में तुम दोनों खा लोगी। तुझसे मतलब? हाफ प्लेट तो 50 की है ना? तुम 50 ही दे देना, वैसे है तो 60 की। वेटर एक छोटी सी प्लेट में कढ़ी चावल ले आया जिसमें सिर्फ एक ही पकौड़ा था। रज्जू ने उस पकौड़े को देखा और उसे लाला की कंजूसी पर बहुत गुस्सा आया। उधर सुनीता उसका तमतमाया हुआ मुंह देखकर बस हंसी जा रही थी। रज्जू ने जैसे ही पहला निवाला खाया तो मुंह बिगाड़ते हुए बोली, थू, इसे कढ़ी चावल कहते हैं? ठीक ही तो है, चुपचाप खा लेना। तू ही खा, इतनी बकवास कढ़ी तो मैं कभी ना खाऊं। कसम खाकर कहती हूँ, आज के बाद लाला की दुकान पर मेरी जूती भी नहीं आएगी। तेरी जूती अपने आप चलती है क्या? मेरा मजाक मत बना, वरना इसी केसर वाली आलिशान कढ़ी से तेरा मुंह रंग दूंगी। जितनी महंगी कढ़ी थी उसका स्वाद उतना ही बुरा था। सुनीता ने तो मन मार के खा भी लिया, लेकिन रज्जू ने तो उस कढ़ी का दूसरा निवाला तक नहीं लिया। असल में जिस लाला की दुकान से दोनों ने कढ़ी खाई थी, उसकी दुकान बहुत चलती थी, क्योंकि आसपास कोई और खाने की दुकान नहीं थी, तो मजबूरी में लोगों को उसके यहाँ से ही खाना पड़ता था। फिर घर वापस लौट। अरे कुछ बोलेगी भी या ऐसे ही गंदा सा मुंह बनाकर चलती रहेगी? सुनीता, ये ले 50 रुपए। ये पैसे तू मुझे क्यों दे रही है? सुन, इसका तू दही खरीद लेना ढेर सारा। दही मेरा और बेसन तेरा। बस बहन, तू मुझे कढ़ी चावल बनाकर खिला देना। ठीक है, अब ये ढोकले जैसा मुंह रसमलाई जैसा कर ले। मैं वैसे भी कढ़ी चावल बनाने ही वाली थी। पिंकी का भी बड़ा मन है कढ़ी खाने का। अगले दिन सुनीता ने बहुत मन लगाकर कढ़ी बनाई। वो चाहती थी कि पिंकी और रज्जू दोनों को कढ़ी पसंद आए। काफी देर की मेहनत के बाद ढेर सारी कढ़ी पककर तैयार हो गई। पिंकी ने जैसे ही पहला निवाला चखा तो सुनीता से बोली, अरे माँ, क्या हुआ? अच्छी नहीं बनी क्या?
सच में क्या कढ़ी बनाई है माँ, तुम तो बस ढाबा खोल लो जल्दी से। पिंकी उंगलियां चाट चाट कर कढ़ी खाती रही और सुनीता उसे प्यार से देखती रही। अगले दिन पिंकी कढ़ी चावल ही टिफिन में लेकर गई और सुनीता ने भी रज्जो के लिए एक बड़े डिब्बे में कढ़ी चावल रख लिए। जब वो चौराहे पर पहुंची तो रज्जो पहले से ही उसके इंतजार में बैठी थी। सुनीता के हाथ में खाने का डिब्बा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ले आई? हाँ, तेरे ही लिए है, ले अब खाकर बता कैसी बनी है। रज्जू ने बिजली की फुर्ती से सुनीता के हाथ से डिब्बा लेकर खोल डाला और जैसे ही उसने पहला निवाला खाया तो सुनीता उसकी तरफ सवालिया आंखों से देखने लगी। अरे मेरी जान, क्या डाल दिया तूने इसमें? लाला की कढ़ी से 1000 गुना बढ़िया बनाई है तूने। सच इतनी पसंद आई तुझे? अरे पूछ मत, सच में बहुत ही अच्छी बनी है। अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो रुक जरा। इतना कहकर रज्जो ने खाने का डिब्बा वहां खड़े बाकी मजदूरों की तरफ बढ़ा दिया और सबको कढ़ी चखाकर उनसे बोली, सब के सब पूरी ईमानदारी से बताओ मेरी बहन ने कैसे कढ़ी चावल बनाए हैं। सभी लोगों ने कढ़ी चावल की बहुत तारीफ की। तभी वहां खड़ी एक बूढ़ी मजदूर सुनीता से बोली, सुनीता बेटी, तुम तो यहीं पर एक ढाबा खोल लो। अरे नहीं मौसी, अपने लिए ना सही तो हम लोगों के लिए ही खोल ले बेटी, कम से कम भूखे पेट तो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। बूढ़ी मजदूर की बात सुनकर सब शांत हो गए और एकटक सुनीता को उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे। तभी रज्जो तपाक से बोली, हाँ हाँ सुनीता, तू ढाबा खोल, हम सब मिलकर तेरा ढाबा बनाएंगे यहीं पर और फिर लाला को बताएंगे। लेकिन क्या? तू 100 रुपए की प्लेट मत देना। हाँ। रज्जू की बात सुनकर सब हंसने लगे। सभी ने ठान लिया था कि वो सब सुनीता का ढाबा खोलकर ही दम लेंगे। अगले दिन लकड़ियों और पन्नी का जुगाड़ किया गया। कोई कुर्सी लाया तो कोई टूटी हुई मेज। पैसे इकट्ठे करके 2 भगोने लिए गए और 3 दिनों में ही सुनीता का ढाबा खुल गया। बेसन और चावल के लिए रज्जो और सुनीता दोनों ने पैसे मिलाए। फिर अगले ही दिन सुबह सुबह सुनीता ने कढ़ी चावल बना दिए, वो भी मजदूरों के वहां आने से पहले। पिंकी और रज्जो ने भी उसकी पूरी मदद की। सबने कढ़ी चावल खाए और जमकर तारीफ की। सभी ने बोहनी के तौर पर उसे 1-1 रुपया दिया। फिर अपनी उंगलियां चाटते हुए रज्जो सबसे बोली, आज तो 1 रुपया दे दिया, लेकिन कल से पैसे लगेंगे। सुनीता, इतने बढ़िया कढ़ी चावल की प्लेट कितने में दोगी हम गरीबों को? 30 रुपए में। 30 की हाफ प्लेट? नहीं, भरपेट। सुनीता की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों के बाद इसी ढाबे ने सुनीता और पिंकी की जिंदगी बदल दी और मजदूरों को भी पेट भर खाने का एक सहारा मिल गया।